नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फाउंडेशन। ठीक है ना, टाइप ऑफ फाउंडेशन हम देख रहे हैं इस वीडियो में। हम लोग क्या देख रहे हैं? टाइप ऑफ फाउंडेशन इंपॉर्टेंट। और इन सारे टाइप्स जो आपको लिखे हुए इन सबके डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग खाली नाम देख रहे हैं। क्या फाउंडेशन दो तरीके हो सकते हैं, सैलो और डीप। ठीक है ना, दो ही फाउंडेशन होते हैं, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों को कैसे बांटा जाए? तो अगर हम बात करें कि कोई भी फुटिंग का, देखिएगा ध्यान से, क्या नाम दिया जाता है? एक तो नाम होता है उसका विड्थ। मान के चलिए ये क्या है? ग्राउंड सरफेस है। ये है आपका क्या? ग्राउंड सरफेस। ये क्या? ग्राउंड सरफेस। तो ग्राउंड सरफेस के नीचे हम लोग क्या बनाते हैं? फुटिंग बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। तो हुआ क्या कि मान के चलिए ये है आपका चौड़ाई बी। क्या है? बेस ऑफ फुटिंग। ठीक है, ये क्या है? बेस ऑफ फुटिंग बी। और ये क्या है? डेप्थ ऑफ फुटिंग डीएफ। ठीक है ना, ये क्या है? विड्थ ऑफ फुटिंग। और ये क्या है? डेप्थ ऑफ फुटिंग। दोनों चीज आ गया। तो सैलो फाउंडेशन, तो सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का दो मतलब साइंटिस्ट ने नाम दिया है। क्या कि एक तो बोला गया है तरजागी की तरफ से एक अलग कंडीशन दिया गया है, स्कैम्पटन के तरफ से अलग दिया गया। तो बोला गया क्या मेनली कि अगर डीएफ अपॉन बी क्या है? लेस देन इक्वल टू वन रहे तो हमारा सैलो फाउंडेशन कहलाएगा। और डीएफ अपॉन बी ग्रेटर देन वन रहा तो क्या कहलाएगा? डीप फाउंडेशन कहा जाएगा। तो ये कौन कहा? ये कहे तरजागी के द्वारा। क्या है भाई? तरजागी। ठीक है भाई, तरजागी। ये कौन दिया है भाई? तरजागी। ठीक है, तरजागी ने क्या कहा? डीएफ अपॉन बी। मतलब कि अगर बी को हम उधर भेज दे तो डेप्थ क्या हो? कम हो चौड़ाई से। मतलब चौड़ाई ज्यादा है, गहराई कम है, तो सैलो फाउंडेशन मतलब ऊपर ऊपर में बना हुआ हो कोई फाउंडेशन जिसका जो क्या है? चौड़ाई है ज्यादा और गहराई है कम। ध्यान समझिएगा, चौड़ाई है ज्यादा और गहराई है कम, वो क्या कहलाएगा? शैलो फाउंडेशन कहलाएगा। कम और ज्यादा कितना? तो भाई इसकी चौड़ाई से कम हो या बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, या फिर डीएफ कम हो विड्थ के, तो ये क्या कहलाएगा? शैलो फाउंडेशन कहलाएगा। तो ये किसने बोला? ये बोला तरजागी ने बोला। और एज पर स्कैम्पटन अगर हम बोले कि डीएफ अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 2.5, ठीक है ना, 2.5 ढाई गुना के तहत, तो ये क्या है? बाई, ये हम लिखवाएंगे, फिर से लिखवाएंगे, बाई स्कैम्पटन। और अगर हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पे डीएफ अपॉन बी ग्रेटर देन 2.5, तो ये कौन बोला है? बाई स्कैम्पटन बोला। इन्होंने बोला स्कैम्पटन। ठीक है, तो इन्होंने बोला 2.5 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि अगर हम बी को उधर भेजें तो डेप्थ हमारा छोटा है, छोटा होगा किससे? ढाई गुना विड्थ के। ठीक है ना, ढाई गुना विड्थ के। मतलब कि अगर इसका ढाई गुना कर दिया जाए, ठीक है ना, वो जो वैल्यू होगा उससे डीएफ कम हो, ठीक है ना, उससे डीएफ कम हो या बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा शैलो फाउंडेशन एज पर स्कैम्पटन। और डीएफ अपॉन बी ग्रेटर देन 2.5 हो, मतलब कि अगर हम बी को उधर भेज दें तो चौड़ाई को 2.5 से गुना करिए, उससे भी ज्यादा गहराई है, उससे भी ज्यादा गहराई है, तो वो क्या कहलाएगा? डीप फाउंडेशन कहलाएगा। मतलब वो बहुत गहराई में होगा। ठीक है, तो दोनों को डिफिनीशन तरजागी और स्कैम्पटन द्वारा दिया गया। और एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि सैलो फाउंडेशन को जो स्ट्रेंथ मिलता है ना, वो सीधा बेस से मिलता है, बेस से मिलता है। और अगर हम बात करें डीप फाउंडेशन का, तो और डीप फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? इसका चौड़ाई कम है, गहराई ज्यादा है, यही ना होता है एज पर तरजागी या फिर एज पर स्कैम्पटन। तो इसको स्ट्रेंथ कहां से मिलता है? इसके बेस से तो मिलता ही मिलता है, और साइड से भी इसको रेसिस्टेंस मिलता है।
मतलब यहाँ का मिट्टी और इस लेयर के बीच के फ्रिक्शन, मतलब कि दोनों से इसको स्ट्रेंथ मिलता है। कहां कहां से? बेस से भी, साइड से भी। हम दोनों का डिफरेंस लिखवाएंगे, शैलो और डीप का। हम बस रफली बता रहे क्या कि डीप को स्ट्रेंथ कहां कहां से मिलता है? डीप को स्ट्रेंथ मिलता है इसके बेस से भी और साइड से भी। लेकिन सैलो में सिर्फ हम लोग को क्या पता है कि इसको स्ट्रेंथ सीधा कहां से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ बेस से इसको स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है ना, साइड से इसको स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग को लिखने होंगे। तो सैलो और डीप तो समझ में आया, ठीक है ना, कि सैलो फाउंडेशन किसको कहते हैं, किसके हिसाब से क्या कंडीशन है, वो सारा कुछ समझ में आ गया, सैलो और डीप फाउंडेशन। अब बात करते हैं क्या कि सैलो फाउंडेशन के टाइप्स कितने हैं। तो फुटिंग, सैलो को बांटा गया क्या? फुटिंग है, और ये क्या होता है? राफ्ट और मैट फाउंडेशन, ठीक है ना। फुटिंग तो क्या हो जाता है? सिंगल सिंगल जो भी होता है एक जगह जहां पे रखा हुआ है कि एक कॉलम को नीचे हम बना दिए फुटिंग। राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है? नंबर ऑफ हम लोग कॉलम बनाते हैं, उसको कहते हैं राफ्ट। डायग्राम हम लोग देखेंगे, डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। अब इसमें क्या होता है? आइसोलेटेड, मतलब एक सिंगल एक फुटिंग हम लोग क्या बना दिए, वो हो गया आइसोलेटेड। कंबाइंड मतलब दो अलग अलग फाउंडेशन को जोड़ दिए, वो हो गया कंबाइंड। स्ट्रिप क्या होता है? एक ऐसा फाउंडेशन जिसका सिर्फ क्या हो, चौड़ाई तो है विड्थ तो है, इसका एकदम लंबा हो, लेंथ बहुत बड़ा हो। मतलब स्ट्रिप में क्या होगा? एल ग्रेटर देन, मतलब इसका चौड़ा क्या होगा कि चौड़ाई है और लंबा एकदम क्या है कि पूरे वॉल के नीचे जितना दीवार है उतना नीचे क्या है आपका फाउंडेशन दिया हुआ है। समझ में आया? तो वो क्या हो जाता है कि उसमें स्ट्रिप, इसका भी हम डायग्राम देखेंगे अच्छे से। आइसोलेटेड मतलब, आइसोलेटेड में देखिए स्क्वायर शेप का होगा, सर्कुलर शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, यही शेप का हो सकता है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ये कर लेते हैं। डीप फाउंडेशन समझ में आ गया। डीप में क्या होता है? फुटिंग होगा, पाइल फाउंडेशन होगा, और नहीं तो वेल फुटिंग होगा, ठीक है ना। पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, इन दोनों का हम लोग डायग्राम देखेंगे। कि एक चीज तो समझ में आ गया कि इसका क्या होगा कि गहराई बहुत ज्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा। और किस टाइप की मिट्टी से बनेगा? जहां पे मिट्टी का स्ट्रेंथ, क्वालिटी खराब होगा, वहां पे हम लोग डीप फुटिंग देंगे, ठीक है ना। खर्चा ज्यादा इसी में है। और ये कहां देंगे? जहां पे मिट्टी का क्वालिटी खराब होगा, ठीक है ना। और हम वहां देंगे सैलो फाउंडेशन जहां मिट्टी का क्वालिटी अच्छा होगा, ये झेल सकता हो, ठीक है ना। चलिए, तो हम बोल रहे हैं क्या कि फुटिंग में मेन है क्या? आइसोलेटेड फुटिंग। मतलब क्या होगा कि एक कॉलम जा रहा है, उसके नीचे हम एक फुटिंग दे दिए, ठीक है ना। या तो वो सर्कुलर देंगे, स्क्वायर देंगे, रेक्टेंगुलर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्वायर दीजिए, सर्कुलर दीजिए, रेक्टेंगुलर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या? फुटिंग कंबाइंड होना चाहिए। कंबाइंड का क्या मतलब हो गया कि दो अलग अलग फाउंडेशन को एक तरह जोड़ दिया गया और कॉलम के नीचे बना दिया गया। मतलब वो कॉलम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोड, ठीक है ना। उस कॉलम का लोड उस फुटिंग के दोनों फुटिंग में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो हो गया कंबाइंड। इसका भी डायग्राम देखेंगे। अब आता है स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या होता है कि आपको ये तो दिख रहा है, डायग्राम हम लोग वैसे बनाएंगे, और इसका लंबाई बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं ना। इसका लंबाई बहुत ज्यादा है, लेंथ बहुत बड़ा है, और चौड़ाई बी है, और ये लेंथ है। तो लेंथ बहुत ग्रेटर देन बी हो गया, तो वो क्या हो गया? स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है ना। तो ये कहां पे यूज किया जाता है कि जहां पे जितना बड़ा दीवार है, जैसे दीवार है, दीवार के नीचे क्या हो गया कि आपका ऐसा हो कि पूरा दीवार के अलोंग हम फुटिंग बना दिए, चौड़ाई कम दिए हैं, और पूरी दीवार है, और दीवार के नीचे क्या हो गया? हम लोग फुटिंग दे दिए, बेस, ठीक है ना। तो दीवार जितना लंबा होगा उतना लंबा क्या हो जाएगा? फुटिंग हो जाएगा, और ये चौड़ाई कम है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिप फुटिंग। उसका भी देखेंगे। स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग का क्या हो जाता है? सीढ़ी टाइप का बना रहेगा, ठीक है ना, कि सीढ़ी जैसा बना रहेगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर करके, जैसे कि वो हम लोग देखेंगे। देखिए ऐसा फुटिंग, वो क्या हो गया? स्प्रेड फुटिंग, कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बहुत आसानी से। स्ट्रैप फुटिंग फिर वही आ जाएगा कि दो गो अलग अलग को हम लोग जोड़ा जाता है, स्ट्रैप फुटिंग आ जाएगा। तो बात है क्या कि इसमें इंपॉर्टेंट आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रिप, स्प्रेड, स्ट्रैप, इन सब के बारे में लिखना और इन सब के बारे में डायग्राम समझना, ठीक है ना। कौन कहाँ देते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया इसके बारे में। और आइसोलेटेड तो आपको पता है कि ये तीन तरीके के हो सकते हैं,
ठीक है ना। आइसोलेटेड मतलब सिंगल स्क्वायर सर्कुलर रेक्टेंगुलर तीन हो सकता है। राफ्ट के बारे में देखेंगे, राफ्ट का डायग्राम कैसे होता है, फुटिंग, पाइल, कैशियन बॉक्स, ये सारा कुछ आपको पहले स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। और ये जो है ना शैलो का डीएफ अपॉन बी, ये सब चीज अभी हम लोग लिखाएंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना। अभी हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे, शैलो का डिफिनीशन और डीप का डिफिनीशन। उसके बाद धीरे धीरे एक एक को हम लोग, इन मेन यही है ना, 1 2 3 4 5 मेन यही है, इन्हीं को हम लोग समझना है। इधर ये कैशियन बॉक्स वेल कैसे दिखता है, बस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा वही होगा डायग्राम से। पहले हम लोग हेडिंग देंगे क्या, शैलो फाउंडेशन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, शैलो फाउंडेशन हेडिंग होगा। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन में पहला क्या है, शैलो फाउंडेशन। इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है शैलो फाउंडेशन का डिफिनीशन कैसे लिखना है आपको, कि अ शैलो फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन। ये किस तरह का फाउंडेशन है, किस में यूज होता है, बिल्डिंग में यूज होता है। दैट ट्रांसफर एक स्ट्रक्चरल लोड टू द अर्थ, जो कि ट्रांसफर क्या करता है, स्ट्रक्चर का जो लोड है किस पे, मिट्टी पे, अर्थ पे जाकर के क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वेरी नियर टू द सरफेस, नियर टू द सरफेस का यही मतलब हो गया, देखिए कि यहाँ पे जैसे कहा है कि तर जाएगी डीएफ बाई बी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 मिनट डीएफ बाई बी भी एक्सप्लेन कर लीजिए यहाँ पे कि डीएफ क्या है, और यहाँ बी यहीं पे साथ साथ में डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। इससे क्या होगा कि आप लोग को एक साथ दिख जाएगा दोनों, जैसे कि ये है और ये है आपका ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो इस केस में डीएफ क्या है, इस केस में आपका डीएफ इसको कहते हैं और बेस ये है हमारा, ठीक है। तो डीएफ बाई बी लेस देन 1 मतलब ये कहीं ना कहीं नियर है, नियर द सरफेस, ये जो सरफेस के नजदीक है। क्यों, क्योंकि डेप्थ कम है ना, चौड़ाई से कम है, इसके चौड़ाई से कम है। तो वही चीज कह रहा है क्या, कि अ शैलो फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन दैट ट्रांसफर स्ट्रक्चर लोड टू द अर्थ वेरी नियर टू द सरफेस, मतलब ये सरफेस के बहुत नियर रहता है, और ये कंडीशन के हिसाब से लग भी रहा है कि अच्छा ये नियर भी है, ठीक है। रेदर देन टू अ सब सरफेस लेयर और अ रेंज ऑफ डेप्थ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेंज है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है ना। तो और दूर वाला कंडीशन किसके लिए होता है, डीप फाउंडेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला डिफिनेशन जो कि मेन है। उसके बाद क्या है, अ शैलो फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज सच व्हेन द विड्थ ऑफ द एंटायर फाउंडेशन इज ग्रेटर देन इट्स डेप्थ, मतलब यही चीज कर रहा है कि चौड़ाई ज्यादा है इसके गहराई से, ठीक है ना। चौड़ाई हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है इसके गहराई से, ऑफ द एंटायर फाउंडेशन ग्रेटर देन इट्स डेप्थ इन कंपेरिजन टू डीप फाउंडेशन। अगर हम बात करें डीप फाउंडेशन के कंपेयर में, तो शैलो फाउंडेशन आर लेस टेक्निकल, मतलब कि इसमें ज्यादा टेक्निकल आपको यूज नहीं हो रहा है, जो भी आप टर्म्स यूज हो रहे हैं, जो ज्यादा अगर स्किल्ड मैन पावर की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको बनाने के लिए ज्यादा टेंशन भी नहीं होता है, खर्चा भी कम लगता है, और वाइडली यूज भी होता है। हल्का फुल्का स्ट्रक्चर जो होता है, लाइट स्ट्रक्चर, उसके लिए यही यूज होता है शैलो फाउंडेशन, ठीक है। और ये कम खर्चा लगता है, किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, डीप फुटिंग के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डीप में क्या होगा कि आपको पूरा पाइलिंग करना होगा पूरा गहराई तक, फिर अलग अलग स्टार्टा आएगा, अलग अलग लेयर आएगा मिट्टी का, उस सबको निकालना है मिट्टी को, ठीक है। तो इसमें हमें टेक्निकल यूज पड़ जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाता है कि कहाँ पे क्या रखें, कहाँ पे फाउंडेशन सेट किया जाए, लेकिन शैलो के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। शैलो फाउंडेशन के लिए आपको टेक्निकल, लेस टेक्निकल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कंपैरिजन टू डीप फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन आर लेस टेक्निकल, दस इसलिए मेकिंग देम मोर इकोनॉमिकल, इसीलिए क्या होता है, खर्चा इसमें कम लगता है, शैलो में कम लगता है। एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर रिलेटिवली लाइट स्ट्रक्चर, और सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, वो वाइडली हर जगह यूज होता है, और किसके लिए, लाइट स्ट्रक्चर के लिए, मतलब हल्का स्ट्रक्चर होगा तब। देखिएगा हल्का स्ट्रक्चर है तभी तो हमारा क्या हो रहा है कि हम लोग कम गहराई में जाकर के मेरा काम चल जाएगा। लेकिन यही अगर बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा हमारा लोड आने वाला है मिट्टी के ऊपर, तो क्या होगा कि हमें डीप फुटिंग का फिर हमें मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि डीप फुटिंग हम लोग तभी देंगे जब या तो मिट्टी बहुत खराब हो या तो स्ट्रक्चर का लोड बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। दोनों हो तो भी चलेगा, लेकिन बात हम सिंपल यही कहना चाह रहे हैं कि डीप फुटिंग और शैलो फाउंडेशन दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है, क्या कि ये कम लोड के लिए है और ये ज्यादा लोड के लिए है, ठीक है। इसमें कम खर्चा होता है, इसमें ज्यादा खर्चा होता है। ये कम टेक्निकल यूज है, इसमें टेक्निकल यूज ज्यादा है,
समझ रहे हैं ना? टाइप ऑफ मिट्टी अगर खराब है तो ये यूज करेंगे, टाइप ऑफ मिट्टी बहुत अच्छा है तो ये यूज करेंगे। समझ में आया? तो ये सारे चीजें हैं। और फिर वही चीज लिखा हुआ है कि तरजागी के बेस पे जो गहराई, डेप्थ और विड्थ का रिलेशन ये होता है, स्कैम्पटन में क्या होता है 2.5 हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है, तो इसको याद रखना है। फिर क्या लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन द रेसिस्टेंस इज ओनली बेस रेसिस्टेंस नॉट साइड रेसिस्टेंस। मतलब कि ओनली यहां पे क्या होगा कि बेस रेसिस्टेंस मिलेगा इसको, ठीक है ना, कि जितना लोड है वो क्या कर देगा, मिट्टी को दे देगा फ्रॉम बेस, ठीक है ना, और सारा बेस ही से वो झेलेगा। लेकिन डीप में क्या होता है कि बेस एज वेल एज साइड दोनों से इसको रेसिस्टेंस मिलता है, साइड से इसको बहुत कम मिलता है, इसके लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए हम लोग बोल रहा है, सैलो फाउंडेशन के लिए कह रहा है। और सैलो फाउंडेशन का फिर हम लोग क्या देखेंगे, टाइप। अब सैलो फाउंडेशन पूरा पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके अंदर आइसोलेटेड क्या होता है, कंबाइंड क्या होता है, स्ट्रिप, स्प्रेड, स्ट्रैप, सारा कुछ देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डीप पे स्टार्ट करेंगे। डीप फाउंडेशन क्या होता है, फिर उसका क्या करेंगे, स्कैम्पटन के बेसिस पे, तरजाकी के बेसिस पे, फिर पाइल फुटिंग क्या होता है, वेल फुटिंग क्या होता है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके जस्ट बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसका आइसोलेटेड वाला, कि आइसोलेटेड कैसा दिखता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, और फिर क्या होता है स्क्वायर, ये सारा शेप का होता है। तो वो सारा फुटिंग आपको डायग्राम बनाना होगा। तो सैलो फाउंडेशन में इतना लिख लीजिएगा सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि सैलो फाउंडेशन के टाइप्स जो हम लोग देखे थे, आइसोलेटेड है क्या होता है, कंबाइंड क्या होता है, स्ट्रिप, स्प्रेड, ये सब कुछ देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करें क्या, आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है। सिंपल है क्या कि इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं कि जितने कॉलम है घर में यूज किए हुए, हर कॉलम के नीचे आप क्या कर दीजिए, फुटिंग बना दीजिए, हर कॉलम के नीचे, कि सारा लोड अपना अपना झेलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग कॉलम का अलग अलग लोड होगा। ऐसा तो जरूरी नहीं कि सारे कॉलम्स पे एक ही टाइप का लोड आ रहा है। तो जिस हिसाब से कॉलम पे लोड आ रहा है उतना चौड़ाई, गहराई सबका दीजिए अलग अलग। तो उसी को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। मतलब प्रत्येक कॉलम का अपना खुद का फुटिंग, ठीक है। जो भी कॉलम जा रहा है घर पे उसका अपना फुटिंग दे दिए, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड आइसोलेटेड फुटिंग इज यूज टू सपोर्ट अ सिंगल कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि हम लोग को सिर्फ ये सिंगल कॉलम से इसको लेना देना है, कि भाई अगर एक कॉलम आ रहा है तो उसके लिए फुटिंग बना देना, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल कॉलम के लिए आइसोलेटेड फुटिंग का नाम दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉलम फुटिंग, ठीक है। तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉलम फुटिंग इसलिए कहते हैं कि सिर्फ एक से मतलब है इसको, और बाकी लेने देना नहीं है। कि अगर घर में जितने भी कॉलम यूज हो रहे हैं, हो सकता है कि अलग अलग कॉलम का अलग अलग लोड आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम सेट करते हैं कि उसका ज्यादा अगर लोड आ रहा है तो ज्यादा गहराई दीजिए, ज्यादा चौड़ाई दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और पेडिस्टल फुटिंग और पियर फुटिंग इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है क्या है, कंबाइंड फुटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्या, कंबाइंड फुटिंग। इसमें क्या हो रहा है कि दो कॉलम, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है ना, वो दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो कंबाइंड फुटिंग क्या होता है कि एक से ज्यादा कॉलम को हम लोग एक साथ क्या करते हैं, फुटिंग बनाना, उसको क्या कहते हैं, कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। तो इसके अंदर देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, नहीं तो ट्रेपेजॉइडल हो, ठीक है ना। दो तरीके का इसमें ऑप्शन है क्या, रेक्टेंगुलर भी, ट्रेपेजॉइडल भी। भाई ट्रेपेजॉइडल का क्या काम आ गया, तो ट्रेपेजॉइडल का इसलिए काम आ गया कि हो सकता है इस कॉलम पे ज्यादा लोड है और इस कॉलम पे कम लोड आ रहा हो, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग की बात कर रहे हैं कि इस पे कम आ रहा हो और इस पे ज्यादा आ रहा हो, चाहे इस पे ज्यादा या कम, अलग अलग है। तो अगर दोनों पे बराबर आ रहा है, ठीक है ना, दोनों पे इक्वली अगर लोड आ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, रेक्टेंगुलर दे देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल इसलिए यूज आना गया कि अगर इस पे ज्यादा कॉलम आ रहा है तो इसको ज्यादा एरिया चाहिए, इस पे कम लोड आ रहा है इसको कम एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि रेक्टेंगुलर कहां यूज करेंगे, ट्रेपेजॉइडल कहां यूज करेंगे, ठीक है। और सिंगल के लिए इसके बात करें कि सिंगल में हम आपको बताए थे कि ये तीन तरीके के हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर देखिए, एक कॉलम है उसके नीचे स्क्वायर फुटिंग दे दी है, हो सकता है ये रेक्टेंगुलर भी दे सकते हैं, कॉलम सर्कुलर भी दे सकते हैं। तो ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, साइड व्यू है, और ये क्या है, टॉप व्यू। हम लोग जो देखते हैं ये टॉप व्यू है, ये सब, ठीक है ना। ऊपर से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा, ये है हमारा साइड व्यू, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ लिख सकते हैं साइड व्यू, और ये सारा क्या है आपका, टॉप व्यू,
समझ में आया? तो आइसोलेटेड आपको क्लियर हो गया। आइसोलेटेड में सिंपल है क्या कि हमको बाकी कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, एक कॉलम एक फुटिंग, हर कॉलम के नीचे फुटिंग होगा, इसको कहते हैं आइसोलेटेड। और इसी को नाम दे दिया पियर फुटिंग, वही हो गया कि हर पियर या कॉलम के नीचे फुटिंग, इसको पेडेस्टल फुटिंग भी कहते हैं। और ये सिंपल वाइडली यही यूज करते हैं हम लोग, वाइडली इसको यूज करते हैं, क्योंकि भाई सॉइल का स्टार्टा भी चेंज हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। वहां पे हम लोग का क्या होता है, सॉइल भी मायने रख जाता है। नेक्स्ट में देख रहे हैं कंबाइंड में, देखिए लिखा हुआ क्या है, अ कंबाइंड फुटिंग इज यूज्ड फॉर टू कॉलम्स, दे आर रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, इन शेप। द रेक्टेंगुलर फुटिंग इज यूज्ड व्हेन द लोड इज द सेम, मतलब हम रेक्टेंगुलर तब यूज करेंगे जब दोनों कॉलम पे सेम आए। आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रेक्टेंगुलर फुटिंग इज यूज्ड व्हेन द लोड ऑन बोथ कॉलम इज सेम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रेक्टेंगुलर फुटिंग इज यूज्ड व्हेन द लोड, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज सेम ऑन बोथ कॉलम। एक चीज छूटा हुआ था कि द रेक्टेंगुलर फुटिंग इज यूज्ड व्हेन द लोड इज द सेम ऑन बोथ कॉलम एंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग इज यूज्ड व्हेन द लोड ऑन बोथ कॉलम इज अनइक्वल। ट्रेपेजॉइडल तब यूज करेंगे जब हम लोग का अनइक्वल हो। मतलब क्या होगा कि यहां पे मान के चलिए Q है और ये Q है, दोनों का Q है, मतलब दोनों इक्वल है, तो हम रेक्टेंगुलर हम लोग दे दिए। मान के चलिए Q1 है Q2 है, ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये लिखिएगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर व्हेन Q1 बराबर Q2, ठीक है, और ये तब व्हेन Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है ना, जब Q1 क्या हो, बड़ा हो Q2 से, ठीक है। तो ये हम लोग इसको यूज कर देंगे। तो ये दोनों टाइप का आप लोग को देखना है। थर्ड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, स्ट्रिप फाउंडेशन। अभी तक हमने आइसोलेटेड के बारे में देख लिया, कंबाइंड के बारे में देख लिया। कंबाइंड और आइसोलेटेड के बाद हमारा ये इंपॉर्टेंट है क्या, स्ट्रिप फाउंडेशन, जो कि देखिए कैसे यूज करते हैं हम लोग कि जितना बड़ा दीवार है, जैसे जैसे दीवार जा रहा है वॉल, ठीक है ना, वॉल के नीचे हम लोग क्या करते हैं कि वॉल जहां एंड हो रहा है वहां पे कॉलम है, ठीक है ना, कॉलम के नीचे हम लोग क्या दे देते थे, फाउंडेशन दे देते थे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आइसोलेटेड फाउंडेशन है कि हर कॉलम के नीचे हम फाउंडेशन दिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जितना दीवार है उन सब के नीचे क्या है, फाउंडेशन है। तो आखिर बनाया कैसे जाए, तो मान के चलिए ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वॉल है, ये क्या है, वॉल है। तो इस वॉल के नीचे हमारा क्या है, फाउंडेशन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, फाउंडेशन दे रखा गया है ना। तो ये जो फाउंडेशन दिया गया है ये क्या है, फाउंडेशन है, अब वो भी क्या है, स्ट्रिप फाउंडेशन, ठीक है ना, स्ट्रिप फाउंडेशन है। अब देखिए इसका नाम क्या क्या है, स्ट्रिप फाउंडेशन है, इसी को कहते हैं वॉल फाउंडेशन, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, वॉल फाउंडेशन भी नाम है। और इसका क्या नाम है, कंटिन्यूअस फाउंडेशन, कंटिन्यूअस फाउंडेशन इसी को कहते हैं। और एक और नाम है इसका जो यहां पे है, ट्रेंच फुटिंग, ट्रेंच फुटिंग। तो इसका क्या नाम है, टोटल 4 नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा, यही नाम इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिप, कंटिन्यूअस, देखिए यहां पे लिखा हो गया क्या, इसका क्या नाम है, वॉल फुटिंग भी कहते हैं, इसको कंटिन्यूअस फुटिंग भी कहते हैं, और इसको ट्रेंच फुटिंग भी कहते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, और स्ट्रिप फुटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हो गया क्या, सिंपल ये मतलब हो गया कि यहाँ का जो पूरा दीवार के नीचे जो हम लोग फाउंडेशन दे रहे हैं, जो हर मतलब कहा जाना कि कॉलम को नहीं अब नजर रखना है, ध्यान क्या रखना है, अब हर वॉल को, कि हर वॉल के नीचे क्या है आपका फाउंडेशन है, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रिप फाउंडेशन कहेंगे। और ये कौन सा कंडीशन में लगाएंगे, जहां पे दिस टाइप ऑफ फुटिंग, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, व्हेन रो ऑफ कॉलम और वॉल, मतलब दीवार का रो, दीवार का पूरे रो में क्या देना है, टू बी प्रोवाइडेड, इसको क्या करना है, फाउंडेशन प्रोवाइड करना है, देन स्ट्रिप फुटिंग इज प्रोवाइडेड। अगर हमें पूरे दीवार के अलोंग, पूरे दीवार के रो के अलोंग अगर हमें प्रोवाइड करना है फाउंडेशन, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्ट्रिप फुटिंग कहेंगे।
It is also known as wall footing or continuous footing or trench footing. Strip footing is usually provided for load bearing wall. जो कि अब देखिए बात आ जाता है क्या, स्ट्रक्चर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। जो हम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे क्या कि कहीं कहीं देखते होंगे कि क्या कि कॉलम बना दिया गया और क्या किया गया, छत ढाल दिया गया। दीवार का काम नहीं होता है साथ साथ में, ठीक है ना। सिर्फ क्या हो गया कि हमने क्या किया कि कॉलम ढाला, छत ढाला, फिर कॉलम ढाला, छत ढाला, और जो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप वॉल को बनाएं। मतलब दीवार बना बाद में, छत ढलने के बाद दीवार आप बना रहे हैं, तो वो दीवार को क्या कहते हैं, पार्टीशन वॉल। आप सिर्फ पार्टीशन का काम कर रहे हैं, लेकिन लोड बियरिंग का काम नहीं कर रहा है। तो ये जो कह रहा है यहाँ पे लोड बियरिंग वॉल, मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दीवार का काम है लोड बियर करने में। समझ में आया कि दीवार का भी काम है लोड बियर करने में, लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में दीवार में कोई लोड बियर नहीं किया जाता है। जो वॉल होता है वो पूरा फ्री होता है, कोई भी लोड को बियर नहीं करता है, ठीक है। तो अब फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया। अब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, नीचे से सब कुछ दीवार वगैरह कॉलम ये सब बनाते हुए आते हैं, फिर जाकर के ऊपर बीम और छत एक साथ ढाल देते हैं। ये होगा नॉर्मली आप लोग यही देखते हैं क्या कि नीचे से आप लोग का दीवार भी जुड़ते हुए आ रहा है, कॉलम भी बनाते हुए आ रहे हैं, फिर उसके बाद बीम और छत एक साथ ढाल दिए। मतलब क्या हो गया कि छत का जो भार है वो तो बीम लिया और बीम का भार कॉलम लिया, लेकिन वॉल जो है वॉल भी क्या करता है, उसके लोड को बियर करता है। जो छत का भार है वो वॉल भी लेता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वो हो गया क्या आपका लोड बियरिंग वॉल। और वैसे ही स्ट्रक्चर में लोग स्ट्रिप फाउंडेशन देते हैं, जहां का दीवार भी क्या कर रहा है, लोड बेयर कर रहा है। क्यों आखिर हम देते हैं, क्योंकि ये जो दीवार है इसको लोड कौन बेयर कर रहा है। यहां पे एंड में मान के चलिए कॉलम है, कॉलम के नीचे हम फाउंडेशन बना दिए, लेकिन वो कहां पे देंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर में ना, कि सारा कॉलम ही लोड ले रखा है तो कॉलम के नीचे बना दो स्ट्रक्चर फाउंडेशन। लेकिन यहां पे तो दीवार भी ले रहा है। अब ये कौन सा दीवार है, लोड बियरिंग। ये क्या है, लोड बियरिंग वॉल, ठीक है ना। और लोड बियरिंग वॉल है तभी जाकर के ये काम आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे दीवार के अलोंग फाउंडेशन बनाना, उसको कहते हैं स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि ये किसके लिए करते हैं, लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग वॉल में होता है और लोड बियरिंग वॉल लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, कि जिसमें दीवार भी क्या करता है, लोड बियर कर रहा है। फ्रेम स्ट्रक्चर में इसका काम नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज टिपिकली यूज्ड व्हेन द सॉइल इज नॉट स्ट्रांग एनफ टू सपोर्ट द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कि मिट्टी पूरा स्ट्रक्चर का लोड नॉट स्ट्रांग, मिट्टी स्ट्रांग नहीं है कि आपको सपोर्ट करे वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो बात तो सही है ना कि अगर मिट्टी सपोर्ट करता तो फाउंडेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। फाउंडेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता, सारा मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर घर बनाने लग जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या जाता है कि जहां पे सॉइल हमारा सफिशिएंट नहीं है, क्या करे, पूरे को लोड को ले सके, भार को ले सके। अब बात करते हैं क्या कि हम इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं आइसोलेटेड के साथ। कि आइसोलेटेड का क्या हो गया कि हमारा कॉलम के नीचे हमने क्या बना दिया, फाउंडेशन बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, कॉलम के नीचे हम लोग फाउंडेशन बना दिए, तो वो जो छोटा सा एरिया है, ध्यान से समझिएगा, छोटा सा एरिया में हम लोग क्या किए हैं कि मान के चलिए पूरा घर है, घर में 5 कॉलम यूज किए हैं आप, तो हर 5 फाउंडेशन आप बनाए होंगे, तो एरिया तो कम हो गया ना। एरिया कितना है, कम है, और सॉइल है, तो सॉइल के ऊपर छोटा सा एरिया जा रहा है। मतलब स्ट्रेस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेस होता है क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एक चीज तो आप लोग को समझ में आ गया है कि आइसोलेटेड फाउंडेशन और स्ट्रिप फाउंडेशन, सबसे ज्यादा फाउंडेशन का एरिया स्ट्रिप में होगा, है ना, सबसे ज्यादा एरिया स्ट्रिप में होगा ना। तो अब हम बात करते हैं, देखिएगा, हमें यह पता है क्या कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। हम बोल रहे हैं क्या कि एरिया अगर हम कम कर दें, एरिया अगर हम कम कर दें तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा,
है ना, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इसका यह मतलब हो गया कि आइसोलेटेड जो हमारा फाउंडेशन है उसमें एरिया कम है, और एरिया कम है तो मिट्टी पे ज्यादा स्ट्रेस लग रहा होगा। मतलब अगर घर 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर घर फिक्स है, 5 फ्लोर में एक जगह आप दिए हैं क्या आइसोलेटेड फाउंडेशन, एक जगह दिए हैं आप क्या स्ट्रिप फाउंडेशन। दो अलग अलग फाउंडेशन दिए हैं, फ्लोर सेम है, लोड मतलब सेम है, दोनों में लोड सेम है, मतलब फोर्स तो सेम है। अब बात क्या कर रहे हैं एरिया की। तो अगर आप आइसोलेटेड दे रहे हैं तो एरिया कम कर रहे हैं, और अगर आप स्ट्रिप दे रहे हैं तो एरिया बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप एरिया कम दे रहे हैं मतलब स्ट्रेस मिट्टी पे ज्यादा होगा, ठीक है ना, स्ट्रेस मिट्टी पे ज्यादा होगा, मतलब वो मिट्टी उस स्ट्रेस को झेलने लायक होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या यहां पे कि इस कंडीशन में सॉइल इज नॉट स्ट्रांग, मतलब मिट्टी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिप फाउंडेशन दे रहे हैं, एरिया बढ़ा दे रहे हैं फाउंडेशन का। अगर एरिया फाउंडेशन का बढ़ा रहे हैं तो एरिया अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मिट्टी को स्ट्रेस कम देंगे। क्यों? क्योंकि सॉइल यहां पे स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, ध्यान समझ गए होंगे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पूरे दीवार के अलोंग ये एरिया है ना, ये पूरा जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पूरा एरिया पूरे दीवार में हम लोग फैलाए हुए हैं, कॉलम के नीचे भी है और दीवार के नीचे भी फाउंडेशन है, लेकिन आइसोलेटेड में सिर्फ कॉलम के नीचे फाउंडेशन है। तो वो छोटा छोटा एरिया को आप लोग निकालिए और इसका एरिया, तो एरिया किसका ज्यादा होगा, स्ट्रिप फाउंडेशन का एरिया ज्यादा होगा। जो हम लोग मिट्टी के ऊपर रखे हुए एरिया वो सबसे ज्यादा किस में होगा, स्ट्रिप फाउंडेशन में होगा। तो स्ट्रिप फाउंडेशन में एरिया इसलिए ज्यादा रख रहे हैं क्योंकि वहां का मिट्टी खराब है। ठीक है ना, देखिए आपको ये नहीं पता है, पहले घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं मिट्टी का जानकारी ले लेते हैं ना, तो मिट्टी या तो स्ट्रांग होगा या तो क्या होगा, या तो लूज होगा, यही दोनों कंडीशन हो सकता है। जब स्ट्रांग मिट्टी है तो हम लोग क्या करते हैं, और फ्रेम स्ट्रक्चर है, और दूसरा क्या है आपका सॉइल क्या है, स्ट्रांग एनफ है, तो हम लोग क्या कर देते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन का काम हो जाता है। लेकिन क्या हो रहा है अब आपका स्ट्रक्चर क्या है कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है ना, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में लोड बियरिंग वॉल यूज होगा, तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, प्लस साथ साथ में सॉइल आपका स्ट्रांग एनफ नहीं है। दोनों कंडीशन आप लोग को बोल दिया गया कि सॉइल भी बेकार है भाई और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहां पे कौन सा फाउंडेशन दीजिएगा, स्ट्रिप फाउंडेशन। तो ये चीजें आप लोगों को मतलब यहां पे जो अलग अलग करके लिखाया गया है, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बनेगा ना तो बस यही कंडीशन लिख देगा, समझ रहे कि लोड बेयरिंग वॉल है उसमें और सॉइल का क्या है नॉट स्ट्रांग एनफ है, तो कौन सा फाउंडेशन यूज करेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये चीजें ना आप लोगों को खुद समझनी होगी, और जब आप नोट्स बना रहे हैं तो अलग से अपने अपने लैंग्वेज में आप लोग ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन है भाई, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज जो आप चीज इतना मेहनत से समझ रहे हैं ना उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जैसे आपको समझ में आए, आपका नोट्स कोई देख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो सब जो आपको लैंग्वेज में समझ में आए वैसे करके लिख लेना है कि भाई एरिया कम कर रहे हैं आइसोलेटेड में तो स्ट्रेस ज्यादा है, मिट्टी पे स्ट्रेस ज्यादा जा रहा है, तो मिट्टी झेल ले रहा है, मिट्टी वैसा स्ट्रेस झेलने के लिए लायक है, मतलब स्ट्रांग एनफ है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी खराब है मतलब हम स्ट्रेस कम देना चाहते हैं, मतलब हम एरिया बढ़ा दें, स्ट्रेस कम देना चाह रहे हैं मतलब आपको एरिया बढ़ाना होगा। एरिया किस में बढ़ता है, स्ट्रिप फाउंडेशन में बढ़ता है। तो ये चीजें हो गई, ये क्लियर हो गया आप लोगों का बात, ठीक है। By spreading the load over the large area, the strip footing or continuous footing can help to prevent the foundation from sinking into the ground। मतलब वही चीज हो गया कि हम लोग इस वजह से, इस कारण के वजह से हम लोग क्या दिए, स्ट्रिप फुटिंग दिए या फिर कंटिन्यूअस फुटिंग प्रोवाइड किए। क्यों किए? क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो प्रिवेंट हो जाए, बच जाए, किसके द्वारा, सिंकिंग इनटू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर जो घुसते जाता है, धंसते जा रहा है, अंदर सिंक कर रहा है, उससे आपका क्या हो जाए, बच जाए। जो आपका फाउंडेशन है वो क्या हो, सिंकिंग इनटू द ग्राउंड से बच जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप फाउंडेशन देते हैं, ठीक है। तो ये सारे फाउंडेशन में से ये इंपॉर्टेंट भी है और इसका थोड़ा कंडीशन भी अलग है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग डायग्राम बनाने की, दीवार है, फाउंडेशन है, ये रेनफोर्समेंट है, ऐसे कर करके आगे बढ़ता जा रहा है, रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। तो और ऐसे करके इसको ड्रॉ जरूर करके दिखाइएगा एग्जाम में, तो जा करके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। इतना कुछ लिखिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट
फोर्थ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, स्प्रेड फुटिंग। अभी तक हमने देखा क्या, तीनों फुटिंग के बारे में देखे, आइसोलेटेड, कंबाइंड और स्ट्रिप। अब हमारे क्या है, स्प्रेड फुटिंग है। स्प्रेड अलग है, स्प्रिट अलग है, स्ट्रिप अलग है, स्प्रेड अलग है। देखिएगा स्प्रेड फुटिंग में क्या हो रहा है कि सिंपल क्या हो रहा है कि कोई भी कॉलम का जो लोड हम स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब बांट दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, फाइनली हम एरिया बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। फिर से वही चीज हम बात करें कि जहां सॉइल का क्वालिटी खराब हो, जहां पे हमें डर हो लेटरल स्टेबिलिटी का, लेटरल डिफरेंशियल सेटलमेंट का, जहां पे हमारा क्या हो, मिट्टी का क्वालिटी खराब है, वहां पे हम लोग क्या देते हैं, स्प्रेड फुटिंग देते हैं। और इसी को, ये सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना, स्टेप्ड फुटिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। इसको क्या कह सकते हैं कि कोई भी लोड आ रहा है, इस लोड को, इस क्यू लोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, और इसी को क्या कहते हैं, स्प्रेड फुटिंग और स्टेप्ड फुटिंग। ठीक है ना। ये हो गया आप लोग का। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का फुटिंग। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है, द स्प्रेड फुटिंग इज अ टाइप ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। एक तरह का आइसोलेटेड फुटिंग ही तो है, क्यों, क्योंकि कॉलम के नीचे दे रहे हैं हम लोग एक फुटिंग। ठीक है ना, एक तरह का आइसोलेटेड फुटिंग ही है। विच प्रोवाइड ओवर सॉइल, किसके ऊपर बनाते हैं, सॉइल के ऊपर बनाते हैं, हैविंग लेस बेयरिंग कैपेसिटी। अब यही बात हम इसको बता रहे हैं क्या, कि अब क्या है, बेयरिंग कैपेसिटी आपका क्या है, लेस है। लेस बेयरिंग कैपेसिटी में हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग देते हैं। कहां पे, याद होगा आप लोग को, आइसोलेटेड फुटिंग देते हैं जहां पे आप लोग का पहला बात है क्या, फ्रेम स्ट्रक्चर हो। फ्रेम स्ट्रक्चर मींस सारा लोड जो है वो क्या हो रहा है, सॉइल मतलब जो स्लैब है सीधा बीम को दे रहा है, बीम सीधा कॉलम को दे रहा है, मतलब दीवार का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है, दीवार कोई लोड को बियर नहीं कर रहा है। अगर दीवार लोड को बियर करता तो हम लोग स्ट्रिप फुटिंग देते हैं, लेकिन यहां पे क्या करें, आइसोलेटेड हम वहां देते हैं जो सारा लोड कौन बियर करता है, कॉलम बियर करता है, और उसके बाद सॉइल का स्टार्टा मजबूत होता है, मतलब आपका सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी हाई होता है। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं स्प्रेड फुटिंग और स्टेप्ड फुटिंग में कि देना आपको आइसोलेटेड ही है, ठीक है, लेकिन सॉइल का क्वालिटी खराब हो गया। ठीक है ना, सॉइल आपका बियरिंग कैपेसिटी क्या है, कम है, तो बियरिंग कैपेसिटी कम है तो हम लोग क्या दे देंगे, स्प्रेड फुटिंग दे देंगे। आखिर क्यों देते हैं, क्योंकि आपका एरिया इतना ही एरिया होता किसके लिए, आइसोलेटेड के लिए, लेकिन अब एरिया क्या है, इतना ज्यादा है। ठीक है ना। स्टेप्ड में क्या हो गया, एरिया आपका बढ़ गया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोड यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वहां पे हम लोग जब एरिया बढ़ा दिए तो सेम फॉर्मूला जो आप लोग को हम पढ़ाए थे अभी कि स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया हम बढ़ा दिए तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेस, मिट्टी पे जो दे रहे हैं स्ट्रेस वो कम कर दिए। ठीक है, वो बात हो गई। बिकॉज ऑफ लो सॉइल कैपेसिटी लोड, क्यों, कहां पे दे रहे हैं, जहां पे लो सॉइल कैपेसिटी लोड है, नीड टू ट्रांसफर ऑन द लार्ज एरिया। जब हमें क्या हो रहा है कि सेम लोड को हमें लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तब जाके हम लोग स्प्रेड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, द स्प्रेड फुटिंग इज द टाइप ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग विच प्रोवाइड ओवर सॉइल हैविंग लेस बियरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ लो सॉइल कैपेसिटी लोड नीड टू बी ट्रांसफर ऑन द लार्ज एरिया। जब हमें सॉइल का कैपेसिटी खराब है और तो इसीलिए हमें लार्ज एरिया में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड फुटिंग देंगे। ठीक है, स्प्रेड फुटिंग आर स्टेप्ड अपॉन वन अनदर, मतलब स्टेप्ड है एक दूसरे के ऊपर, एक के दूसरे के ऊपर, एक फिर दूसरे के ऊपर, तो वन अनदर पे है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप्ड फुटिंग। और इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, स्टेप्ड फुटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टेप्ड फुटिंग। ठीक है ना, तो ये हो गया आप लोग का स्टेप्ड फुटिंग। द मेन फंक्शन ऑफ दैट फाउंडेशन इज टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका किसका, कॉलम और मिट्टी का। कॉलम और मिट्टी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द कॉलम विथ द अंडरनीथ सॉइल, मिट्टी और कॉलम का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं, टू प्रिवेंट द कोरोसिव इफेक्ट एंड इफेक्टिवली ट्रांसफर द लोड इनटू द सॉइल। मतलब बहुत आराम से हम लोग क्या करते हैं,
सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसलिए देते हैं कि ये और कॉलम और सॉइल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली लोड को ट्रांसफर कर देते हैं। और एक और लाइन लिख लीजिएगा कि डिफरेंशियल टू प्रिवेंट फ्रॉम डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑल्सो, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, एक और लिख लीजिएगा, टू प्रोवाइड lateral stability to the structure। मतलब ये लेटरल स्टेबिलिटी भी देता है, मतलब इधर उधर नहीं होने देगा, ये क्या कर देगा, स्टेबल करके रखेगा। ठीक है ना। तो टू प्रोवाइड लेटरल स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर और टू प्रिवेंट द डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, डिफरेंशियल सेटलमेंट से भी बचाता है। तो ये दोनों लाइन लिख लीजिएगा। तो ये सिंपल है क्या कि स्प्रेड फुटिंग हम लोग समझ गए। कंडीशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइसोलेटेड का कंडीशन पता है, फिर से बता रहे हैं, आइसोलेटेड का क्या है कंडीशन। आइसोलेटेड का कंडीशन है क्या कि आप लोगों का मिट्टी का क्वालिटी बहुत बढ़िया है और स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर है। दूसरा कंबाइंड फुटिंग का बात करते हैं क्या कि हम लोग का कॉलम अलग अलग क्या कर रहा है, दो आइसोलेटेड को जोड़ करके बनाए हैं। ठीक है ना। तो सॉइल का क्वालिटी खराब है और अलग अलग कॉलम पे अलग अलग लोड आ रहा है। ठीक है ना। तो अगर सेम आ रहा है तो रेक्टेंगुलर कंबाइंड दे देंगे, अलग अलग आ रहा है तो ट्रेपेजॉइडल देते थे, याद होगा आपको, ट्रेपेजॉइडल देते हैं। तीसरा स्ट्रिप, आपको पता है कि सॉइल का क्वालिटी खराब है और आपका क्या हो रहा है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, मतलब वॉल जो है आपका, दीवार भी लोड को बियर कर रहा है, तो वहां पे हम लोग स्ट्रिप दे देंगे। और स्प्रेड आप लोग को पता है क्या कि आइसोलेटेड वाला ही कंडीशन है लेकिन आपका क्वालिटी सॉइल का खराब है। ठीक है ना। फ्रेम स्ट्रक्चर है लेकिन सॉइल का क्वालिटी खराब है, मतलब बियरिंग कैपेसिटी कम है, तो आपको कहीं ना कहीं एरिया बढ़ाना होगा, तो वहां पे हम लोग स्टेप फुटिंग देते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे है इस सब के पीछे कहानी। नेक्स्ट हम लोग जो भी है टाइप ऑफ फुटिंग वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग क्या है, सेलो का लास्ट पार्ट है क्या, स्ट्रैप फुटिंग। इट इज अ टाइप ऑफ, नहीं, एक राफ्ट फाउंडेशन है, मैट फाउंडेशन, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रैप में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कंबाइंड फुटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर कॉलम फुटिंग कनेक्टेड बाय अ कंक्रीट बीम और टाई बीम। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ बीम इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैप बीम। ठीक है। इसमें सिंपल क्या है कि कंबाइंड फुटिंग की तरह ही है ये एक, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा होता है कि दोनों जो फाउंडेशन है उन दोनों को कनेक्ट किया गया है एक कंक्रीट बीम से। उस कंक्रीट बीम का नाम क्या है, देखिए क्या नाम है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, टाई बीम भी कहते हैं और उसको क्या नाम दिया गया, स्ट्रैप बीम भी कहते हैं। ठीक है। तो कितना स्टेबिलिटी बढ़ गया, सोचिए कि एक तो आपका क्या है कि हर कॉलम के नीचे क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है ना। और फाउंडेशन आपस में जुड़ा हुआ है एक बीम के द्वारा, और उस बीम का क्या नाम दिया है, स्ट्रैप बीम। और टोटल जो फॉर्मेट है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रैप फुटिंग। उस पूरे फुटिंग को क्या कहते हैं, स्ट्रैप फुटिंग। देखिए नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है, आइसोलेटेड अलग है, कंबाइंड अलग है, स्ट्रिप अलग है, STRIP, स्ट्रिप स्प्रेड, और स्प्रेड को स्टेप्ड कहते हैं, और ये क्या है, स्ट्रैप फुटिंग। इट इज यूज्ड टू हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द, अब देखिए ये दिखता, हाँ एक मिनट, डायग्राम तो रह गया। डायग्राम में क्या है कि आप लोग दो अलग अलग बीम को देखिए, जैसे कि ये है आपका क्या, आइसोलेटेड। ठीक है ना। मान के चलिए ये है कि आपका आइसोलेटेड बीम है और साथ में एक और बीम है, अलग अलग टाइप ऑफ बीम को ये क्या कर देता है, जोड़ता है। ठीक है, बीम से जुड़ा हुआ है ना, ऐसे जाता है कंटिन्यू, ये आगे आगे ये बढ़ता जा रहा है। तो ये अलग अलग क्या कर रहा है कि अलग अलग फाउंडेशन को, अलग अलग आइसोलेटेड फाउंडेशन को जोड़ता है। इस बीम का नाम क्या है, इस बीम का नाम है
टाई बीम, ठीक है, और स्ट्रैप बीम, ठीक है ना। अब बना किस चीज का है? कंक्रीट का बना हुआ रहता है। ये क्या चीज का बना हुआ रहता है? कंक्रीट का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। डायगोनली भी होता है, स्ट्रेट भी होता है, जिस हिसाब से आपको जरूरत है उस हिसाब से इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये एक तरह का क्या है, ये टोटल कॉम्बो क्या है, इसको क्या नाम दिया है? स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है ना। ये क्या हो गया? स्ट्रैप फुटिंग है। और एक और बात है, इसका अलग अलग Q1 आ रहा होगा, Q2 आ रहा होगा, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम एरिया चेंज कर देंगे, ठीक है ना। Q1 Q2 का अलग चेंज कर देंगे। लेकिन टाई बीम का रोल क्या है कि ये स्प्रेड करता है लोड को। लोड को क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है एक बीम से दूसरे बीम तक, ठीक है ना, एक फाउंडेशन से दूसरे फाउंडेशन तक। तो क्या कर रहा है? इट इज अ टाइप ऑफ कंबाइंड फुटिंग, एक तरह का है ये, क्या कंबाइंड फुटिंग की तरह ही है। और कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर कॉलम, मतलब अलग अलग कॉलम को जोड़ा जाता है। फुटिंग कनेक्टेड बाय अ कंक्रीट बीम, और उसको क्या नाम दिया गया है? टाई बीम, और ऑल्सो नोन एज स्ट्रैप बीम, ठीक है ना। ये दोनों नाम दिया गया है। इट इज यूज्ड टू help distribute the weight of either heavily or eccentrically loaded column footing to adjacent footing। देखिए कितना अच्छी बात है क्या, कि अगर आपका लोड ऐसा कहीं भी आ रहा हो, अगर ये जोड़ा हुआ यहाँ पे लोड आ रहा है इसेंट्रिक, ये तो होगा क्या? कंसंट्रेटेड लोड। और इधर कहीं इधर उधर लोड लग रहा है तो उसको क्या कहते हैं? इसेंट्रिक लोड, ठीक है ना। तो इसेंट्रिक लोड भी आ गया, तो इसेंट्रिक लोड आते ही ये बीम क्या करेगा? ये लोड को दूसरे लोड से क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट में ये काम आ गया कि ये लोड को क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इसे मतलब क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे कि इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ आइदर हेविली और इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, मतलब कि एक कॉलम Q1 बहुत ज्यादा है और Q2 बहुत कम है। Q1 बहुत ज्यादा है, Q2 बहुत कम है। तो हम लोग को पता है क्या कि ये लोड और ये लोड दोनों के लिए हम बनाए हैं, दोनों के लिए हम लोग क्या बनाए हैं? ये बीम, ये फुटिंग और ये फुटिंग। तो ये बीम करता क्या है कि इसका कुछ लोड इसको भी दे देता है, ठीक है ना। तो बाय द हेल्प ऑफ वो कंक्रीट बीम जो टाई बीम है, ठीक है। तो और क्या है? इसेंट्रिकली लोड कॉलम फुटिंग टू एडजेसेंट फुटिंग। द स्ट्रैप फुटिंग बीम रिस्ट्रेन द टेंडेंसी ऑफ द फुटिंग टू ओवरटर्न बाय कनेक्टिंग इट टू नियर बाय फुटिंग, मतलब कि ये ओवरटर्न होने से भी ये इसको बचाता है, ठीक है ना। स्ट्रिप फुटिंग में क्या हो जाता है कि ओवरटर्न होने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो फेलियर होता है उसमें क्या होता है कि अगर एक फेल भी कर जाए तो दूसरा को संभाल लेता है, दूसरा भी, समझ रहे हैं ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रैप फुटिंग में कि एक खराब भी हो जाए तो दूसरा काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? टाई बीम देते हैं। आपको देख के भी लग रहा है कि टाई बीम कहीं ना कहीं दोनों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, दोनों को सपोर्ट कर रहा है। एक क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी दे रहा है। तो वो सारा चीज इसमें हो गया। और इसमें भी आप लिख सकते हैं वही सेम चीज कि इट प्रोवाइड लैटरल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू द फाउंडेशन, फाउंडेशन को लैटरल स्टेबिलिटी देता है और डिफरेंशियल सेटलमेंट से भी बचाता है कि टू प्रिवेंट from lateral नहीं differential settlement to the foundation, ठीक है। कि क्या आता है? डिफरेंशियल सेटलमेंट से भी ये बचाता है। तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें लिख लिए हैं, ठीक है ना, स्टेप में। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा? राफ्ट और मैट फाउंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है राफ्ट और मैट, वो बिल्कुल अलग है। देखिए अगर हम बात करें कि सैलो फाउंडेशन में फुटिंग और राफ्ट अलग अलग लिखवाए थे हम, आपको याद होगा। फुटिंग में क्या होगा कि हर कॉलम के नीचे की बात करते हैं, हर कॉलम के नीचे, हर दीवार के नीचे की बात कर रहे हैं। लेकिन राफ्ट एक कंबाइंड फॉर्म में रहता है। एक मतलब क्या होता है कि एक ही फुट फाउंडेशन रहता है लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। तो उसका हम डायग्राम के साथ देखेंगे। और राफ्ट फाउंडेशन सबसे ज्यादा लोड बेयरिंग करता है। मैट फाउंडेशन जो राफ्ट फाउंडेशन होता है वो क्या होता है कि जितने आइसोलेटेड हैं
जितने आइसोलेटेड आप बनाए हैं सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें तो उस फाउंडेशन को क्या कहते हैं, राफ्ट फाउंडेशन कहते हैं। उसका डायग्राम के साथ हम लोग पूरा अच्छे से डिफिनेशन देखेंगे, उसका यूज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं।